नमस्कार। आज 26 सितंबर दिन सोमवार, बड़ा पावन दिन है। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। तमाम दर्शकों को जी बिजनेस की ओर से नवरात्रों की शुभकामनाएं। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके पसंदीदा शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पब्लिक इवेंट्स पे ना दिखने पर अफवाहों का बाजार गर्म। सोशल मीडिया पर दावा, चीन में हो गया है तख्ता पलट। इंडिया 360 में बताएंगे दावों की सच्चाई और समझेंगे कि क्या वाकई में चीन में हुआ है कू या ये सब है झूठ। नौकरी, विदेश में नौकरी के नाम पर भारतीयों से हो रहा है फ्रॉड। थाईलैंड के बहाने म्यांमार में बंधक बनाए जा रहे हैं युवा। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। इंडिया 360 में बताएंगे क्या है ये फ्रॉड और कैसे इससे बचना है। फिलहाल नहीं बदलेगी देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सरकार ने लिया फैसला, कहा मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच पॉलिसी बदलने का फैसला मुफीद नहीं। खराब ग्लोबल संकेतों से हफ्ते के पहले दिन बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा लुढ़का। निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा टूटा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। डॉलर की कीमत 81.5 रुपए के पार। डॉलर इंडेक्स 20 साल में पहली बार 114 के ऊपर निकला। और हर्षा इंजीनियर्स की शानदार लिस्टिंग। कमजोर बाजार में भी शेयर 36% प्रीमियम पर लिस्ट, 47% उछलकर बंद। तो ये तो रही हेडलाइंस, लेकिन सुबह से शाम तक आखिर हुआ क्या देश दुनिया में, एक नजर पूरे दिन भर के अपडेट पर। आज सुबह से ही जिस खबर पर सारे न्यूज चैनल्स लगे रहे वो थी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही उधेड़-बुन। कांग्रेस में अध्यक्ष पद और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं को देखते हुए गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक, यानी कि 19 अक्टूबर तक यह गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। इस गुट ने शर्तें भी रखी हैं। उधर आज शाम को दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद पार्टी के पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि अध्यक्ष ने लिखित रिपोर्ट मांगी है, इसे आज रात या कल शाम तक सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष को बता दी गई हैं। राजस्थान कांग्रेस में जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी का ये वीडियो सामने आया, जिसमें वे कुछ बच्चों के साथ सड़क पर यात्रा के दौरान फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार से राजस्थान में शुरू हुआ पॉलिटिकल ड्रामा अब आगे क्या रंग लाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर सब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की उलझन में कांग्रेस फंसी हुई है, तो वहीं पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने नई शुरुआत कर दी है। गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी का ऐलान पहले करना चाहता था, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने पार्टी की शुरुआत की है। पार्टी के नाम के साथ साथ गुलाम नबी ने अपनी पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया। अगर आगे बढ़ते हैं, इस बीच गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ फिर एक्शन लिया गया है। सरकार ने 10 चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किए गए वीडियोस को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया। इन वीडियोस में धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फर्जी खबरें और मॉफ वीडियोस फैलाए जा रहे थे। वीडियोस में देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने की सामग्री मिली। ब्लॉक किए गए कुछ वीडियोस का उपयोग अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर वगैरह से जुड़े मुद्दों पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा था। सारी बड़ी खबरों के बीच लखनऊ से एक दुखद समाचार आया। लखनऊ के इटौंजा में बड़ा हादसा हो गया। इलाके के कुम्हरवा में रोड पर गद्दीपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली
को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में इससे पलट गई और हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा, 6 लोगों ने इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में 35 लोगों के घायल होने की खबर भी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 45 लोग सवार थे। घायलों को KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। PFI के ठिकानों पर छापेमारी के बीच कुछ बड़े खुलासे आज हुए। महाराष्ट्र ATS के मुताबिक PFI के रडार पर RSS और BJP के कई बड़े नेता थे। इतना ही नहीं, नागपुर में संघ मुख्यालय भी PFI के निशाने पर था। इसके लिए PFI के सदस्यों ने RSS के दशहरा के दौरान होने वाली पथ संचलन की जानकारी भी जुटाई थी। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय जांच एजेंसी CRPF और राज्य ATS ने पूरे देश में 10 राज्यों में PFI से जुड़े जो ठिकाने उन पर छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। ₹200 करोड़ की महाठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को आज बड़ी राहत मिली। जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत दी। जैकलीन को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। जैकलीन ठग सुकेश चंद्रशेखर संग रिश्तों को लेकर सुर्खियों में थी, जिसके बाद ED और EOW का शिकंजा उन पर कसता चला गया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज और कल और कुछ दिनों से बाकायदा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। खबर क्या है शी जिनपिंग को लेकर, वो आप सुनेंगे तो संभवतः चौंक जाएं। लेकिन इस बार चर्चा उनके गायब होने को लेकर हो रही है। शी जिनपिंग कई दिनों से सार्वजनिक जगहों पर नजर नहीं आए। आखिरी बार उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की मीटिंग में शी जिनपिंग देखे गए। शी जिनपिंग के ना दिखने की वजह से कई तरह के कयास लगने सोशल मीडिया पर शुरू हो गए। जिसके पास जो थ्योरी थी वो उसने सोशल मीडिया पर उड़ेल दी। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो कई ट्विटर हैंडल्स शी जिनपिंग के गायब होने की कई कहानियां बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह यह है कि चीन में तख्ता पलट हो गया और शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। कई ट्विटर हैंडल्स से ऐसे वीडियोस भी शेयर हो रहे हैं जिनमें बीजिंग में मिलिट्री मूवमेंट का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस को अगर आप तफसील से देखें तो कुछ ज्यादा पता चल नहीं पा रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहे दावों की पुष्टि ये नहीं करते। चीनी राष्ट्रपति को लेकर अफवाह उस समय भी शुरू हुई है जब चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे एक पत्रकार झाओ लांजियन ने ट्विटर पर कई दावे किए। लांजियन ने दावा किया कि बिना किसी वजह से चीन में बड़ी संख्या में उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। इस दावे को लेकर कई लोगों ने शी जिनपिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। शी जिनपिंग के गायब होने को लेकर तख्ता पलट के दावों पर एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए और इन दावों को सिरे से खारिज भी किया। कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन में कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है, ना ही किसी वजह से ऐसी कोई संभावना नजर आती है। शी जिनपिंग के पब्लिक इवेंट से गायब होने के पीछे क्वारंटाइन नियमों का हवाला भी दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कई जो कड़े क्वारंटीन नियम हैं उनकी वजह से शी जिनपिंग क्वारंटीन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी आ रहा है कि शी जिनपिंग को लेकर ये जो अफवाहें हैं इस पर किसी तरह का कोई खंडन न चीन की सरकार की ओर से न चीन की मीडिया की ओर से आया है, जो कि स्टेट मीडिया है दरअसल वहां का। तो क्या अफवाहों को खंडन करना, जो बात बात पर जो चीन का जो मीडिया है बात बात पर अपने ओपिनियन लेकर सामने आ जाता है, क्या चीन के मीडिया को या चीन की सरकार को या चीन की सरकार के प्रवक्ताओं को ये जहमत नहीं उठानी चाहिए थी कि जो अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया पर गर्म है उनका खंडन किया जाए? तो शक की सुई कई दिशाओं में जा रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भले ही वहां तख्ता पलट ना हुआ हो, भले ही शी जिनपिंग क्वारंटीन ना हुए हों, लेकिन कुछ तो चल रहा है। अब वो चल क्या रहा है आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस वक्त जो चर्चाएं हैं, जो अफवाहें हैं और जो धारणाएं बनाई जा रही हैं शी जिनपिंग को और चीन की राजनीति को लेकर,
उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गोयल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब तो लगभग साफ हो ही चुका है कि ये अफवाहें हैं, लेकिन जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो बड़े वाजिब हैं, वो बड़े लाजमी भी हैं कि अगर ये अफवाहें हैं तो फिर शी जिनपिंग कहाँ है, ये वहां का मीडिया ही बता दे, वहां की सरकार ही बता दे, या इन अफवाहों का कम से कम एक ऑफिशियल खंडन तो कर दे। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आपने बताया ये अफवाहें हैं, और ये अफवाहें कहाँ फैल रही हैं? किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, वेस्ट में, यूएसए में हो, बीबीसी ले लीजिए, सीएनएन ले लीजिए, जो इस तरह की न्यूज काफी पहले छाप देते हैं या बता देते हैं, वेस्ट में कहीं पर भी या इंडिया में भी किसी मेन स्ट्रीम न्यूज पेपर पर या न्यूज चैनल पर यह खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैल रही हैं, और बिना किसी कोरोबोरेशन के, बिना किसी कंफर्मेशन के। जहां तक चीन का सवाल है, आप पहले की इस तरह की वारदात हांगकांग के टाइम पर हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, तब भी जब शी जिनपिंग एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में गए थे, अपने आप को उन्होंने रखा था, तब भी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन चीन के स्टेट मीडिया ने इसके बारे में ना कुछ बोला, ना कुछ छापा, ना कोई बातचीत करी। तो कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। और अभी ये पता नहीं है कि वो क्वारंटाइन में है क्या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो अब तक इसके बारे में काफी बातें पता चल चुकी होती। खास तौर पर जो पार्टी कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है अभी अक्टूबर में, उसके बारे में कुछ खबर आती। वो पार्टी कांग्रेस में अभी भी शी जिनपिंग का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक ग्रुप का सदस्य हूं जहां पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। वहां पर ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे ये कहा जाए कि शी जिनपिंग का कुछ तख्ता पलट हुआ है। नहीं, बिल्कुल। ये बात देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, नहीं, गोयल सर, गोयल जी। सर, देखिए, अब ये तो देखिए क्लियर है, तख्ता पलट नहीं है, मतलब ये अफवाह ही लग रहा है स्वाभाविक रूप से। और जो जिन फोटोग्राफ्स को पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर और जिन वीडियोस को पोस्ट किया गया है, उससे भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, ऐसा। वो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल उस साइलेंस पर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई इंटरनेशनल न्यूज, कोई बड़ा एटलीस्ट इस र्यूमर को भी जगह नहीं दे रहा है। ऊपर से चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री भी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब यह है कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। खंडन करना भी एक तरह का स्टेटमेंट होता है, लेकिन स्टेटमेंट ही नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने बताया कि जब हांगकांग गए थे शी जिनपिंग, जब 50th सेलिब्रेशन थी, एनिवर्सरी की, उस टाइम पर भी अखबारों में या चीनी मीडिया की तरफ से या चीनी सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया था, कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो अभी भी जो हो रहा है उसके बारे में कोई खंडन ना आएगा, ना आने की उम्मीद है, क्योंकि ये चीन का रिवाज नहीं है। जी, ओके। एक बड़ा स्ट्रेंज जो मुझे, चलिए चाइना का तो आपने कहा कि ये रिवाज रहा है, और कई मर्तबा पहले भी वो इस तरह के मामलों को ना वो तूल देते हैं और ना वो एंटरटेन करते हैं, समझ में आता है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में भी मतलब एक चर्चा तक नहीं है कि इस तरह के र्यूमर्स हैं। सोशल मीडिया की हर हरकत पर, चाइना से रिलेटेड हर हरकत पर वेस्टर्न मीडिया बड़ी नजर रखता है और हाथों हाथ लेता है हर खबर को। वहां पर कहीं इस चीज का जिक्र तक नहीं है कि र्यूमर्स चल रहे हैं। अगर र्यूमर चल रहे हैं, एक खबर तो बनती है कि र्यूमर इस तरह के चल रहे हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। ऐसा भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया पर काफी बाजार गर्म है, सब तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में एक उसूल होता है कि जब तक किसी खबर का कहीं से कोई कोरोबोरेशन नहीं हो, वो खबर को नहीं लेते हैं। बात यह है कि यहां पर भी आप देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई बात नहीं है, खाली सोशल मीडिया पर आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज ये 2 दिन के बाद मैं पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूं, और किसी चैनल पर, किसी न्यूज़पेपर पर कोई बात है ही नहीं इसके बारे में, जो दर्शाता है कि जब तक कि हमको इस खबर का कहीं से कोई तो कंफर्मेशन मिले ना। जब कंफर्मेशन है ही नहीं, कोरोबोरेशन नहीं है, तो क्या खबर छापेंगे आप?
स्वाभाविक रूप से मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन शी जिनपिंग का समरकंद के बाद किसी सार्वजनिक स्थलों पर न दिखना, इन दावों को में कितनी आप सच्चाई देखिए, और इसका एक इतिहास रहा है। वहां पर अचानक से लोगों का गायब हो जाना, मीडिया में कई दिनों तक न रहना, सार्वजनिक स्थलों पर न देखा जाना, वो चाहे जैक मा हो, उनकी एक खिलाड़ी थी, सबके साथ ये हो चुका है। तो आधार तो जरूर बनता है इस तरह की बातों का। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं, सार्वजनिक रूप से उनका ना दिखाई देना? देखिए, जैसा कि मैंने पहले का एग्जाम्पल दिया, ऐसा पहले भी हो चुका है, कोई नई चीज नहीं है। अगर क्वारंटाइन में गए हैं, उन्होंने अपने आप को अलग रखा है, तो एक हफ्ते के बाद में देखिए कि कोई खबर आती है या नहीं आती है, लेकिन वरना ये जल्दबाजी होगी हमारे लिए अटकलें लगाना। जी, स्वाभाविक रूप से हम तो पहले से कह रहे हैं सर कि ये अफवाहें ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और इसको कह रहे हैं हम अफवाहों को हवा नहीं दे रहे हैं, हम तो इसके आगे पीछे का विश्लेषण कर रहे हैं, और एक अजीब सा साइलेंस जो बना है उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो मामला अब चल पड़ा है, इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चीन की ओर से जरूर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, और लोगों के बारे में धारणा बनाएगा, सिर्फ लोगों ही नहीं बल्कि राज सत्ताओं देशों के बारे में भी धारणा बनाने का है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ रिएक्शन इस पर चाइनीज मीडिया या वहां की गवर्नमेंट के ओर से जरूर आएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विश्लेषण दिया। थैंक यू गोयल सर। भारत में कर्ज लेकर शादी करने की बात कोई नई नहीं है। वो गरीब हो या अमीर, भारत में हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब कर्ज लेकर शादी करने का ट्रेंड अमेरिका में भी बढ़ रहा है। यहाँ पर लोग ईएमआई पर शादी का खर्च उठा रहे हैं, और अमेरिका में बढ़ती महंगाई के चलते ये ट्रेंड काफी जोर पकड़ रहा है। देखिए अमेरिका में ईएमआई पर शादी को लेकर ये खास रिपोर्ट। ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त आपको बाय नाउ पे लेटर का विकल्प दिया जाता है। हालांकि इस ऑप्शन पर कई बहस भी चल रही है, लेकिन कैसा हो अगर आपको शादी के खर्चों के लिए भी ये विकल्प मिले। भारत में भले ही अभी ये ऑप्शन ज्यादा प्रचलित ना हो, लेकिन अमेरिका में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से शादी का बजट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कई कंपनियां हैं जो कपल्स को ईएमआई पर शादी करने का विकल्प दे रही हैं। आप ईएमआई पर दूल्हे दुल्हन के कपड़े, बैंड बाजा, वीडियोग्राफर समेत रिसेप्शन तक का सारा खर्चा उठा सकते हैं, और इसके लिए अमेरिका में कई कंपनियां खुल भी चुकी हैं। इन कंपनियों के काम करने का तरीका देखें तो सबसे पहले वेंडर इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करता है। वेंडर में फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, कैटरर समेत सभी शामिल होते हैं। शादी की तैयारी कर रहा जोड़ा वेंडर से संपर्क करता है। डील होने के बाद वेंडर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर बिल जमा कर देता है। इसके बाद जोड़े इस बिल को 3, 6 या 12 महीनों की ईएमआई पर चुका सकते हैं। जोड़ा चाहे तो कुछ पैसे अभी भी भर सकते हैं, और कुछ का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां बिना क्रेडिट स्कोर देखे ही ईएमआई का विकल्प दे देती हैं। कंपनी जोड़ों की फाइनेंशियल हिस्ट्री भी चेक करती है। अगर किसी वजह से जोड़ा पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी पहले वेंडर को बिल कम करने के लिए कहती है। इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता है तो उन लोगों से भुगतान कराया जाता है जिनके क्रेडिट पर लोन दिया गया था। अमेरिका में औसतन शादी का खर्च 22 लाख से 27 लाख रुपए आता है, लेकिन अमेरिका में बढ़ती महंगाई से ये बोझ और भी बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिकी कपल्स अपनी शादी का खर्चा ईएमआई के जरिए उठा रहे हैं। ईएमआई के बूते मनचाही जगह और तरीके से शादी करने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक खबर उन लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी के सपने देख रहे हैं। विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर जालसाजों की नजर है। एक ऐसे ही फ्रॉड को लेकर विदेश मंत्रालय ने भारतीय युवाओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर थाईलैंड में नौकरी दिलाने का मैसेज वायरल हो रहा है। इसके झांसे में आकर कई लोग म्यांमार के एक इलाके में फंस भी गए हैं, और बाकायदा इस पर भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी भारत सरकार से गुहार लगाई है कि म्यांमार में तकरीबन बंधक बनाए गए इन लोगों को बचाया जाए। लेकिन आपको कैसे सतर्क रहना है, इस फर्जीवाड़े से देखिए इस रिपोर्ट में। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को एक इंटरनेशनल रैकेट अपना निशाना बना रहा है। यह रैकेट सोशल मीडिया पर ऐड दे रहा है।
दुबई और भारत के कई एजेंट्स आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, मतलब आप इनके जाल में फंस गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फ्रॉड आपके साथ किया कैसे जाता है। सोशल मीडिया पर थाईलैंड में नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है। डिजिटल सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऑफर की जा रही है। इस ऑफर के जरिए आईटी प्रोफेशनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही आप इस नौकरी के लिए हाँ करते हैं, कंपनी आपको दिल्ली से बैंकॉक का एयर टिकट भेजती है और जैसे ही आप बैंकॉक पहुंचते हैं, फिर यहां से आपको धोखे से म्यांमार के म्यावाड़ी गांव में पहुंचा दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। म्यांमार के म्यावाड़ी गांव में इन युवाओं से साइबर फ्रॉड का काम करने के लिए कहा जाता है। जो लोग इस काम को करने से मना करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की माने तो इस रैकेट ने 60 से ज्यादा भारतीयों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इस कैंप में भारत समेत एशियाई देशों के कई लोग फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इसीलिए एक एडवाइजरी जारी कर इस फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि जॉब के नाम पर रैकेट चलाने वाला ये गिरोह कॉल सेंटर और क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक आम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या दूसरे स्रोतों के माध्यम से जारी किए जा रहे फर्जी नौकरी प्रस्तावों में ना फंसें। नौकरी के लिए ट्रैवल या विजिट वीजा पर जाने से पहले ऑफर की अच्छे से जांच कर लें। भर्ती एजेंटों के साथ साथ कंपनी की पूरी जांच कर लें। भारत सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है। इसके जरिए वहां फंसे भारतीयों के परिवार वाले सरकार से संपर्क साध सकते हैं। आशंका यह है कि इस रैकेट के झांसे में आकर करीब 400 से ज्यादा भारतीय म्यांमार में फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस मुद्दे को उठाया है और भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत सरकार का कहना है कि इन्हें निकालने के लिए म्यांमार सरकार से बातचीत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। रूस के एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में 7 बच्चे शामिल हैं। रूस के गृह मंत्री ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना वस्क इलाके के एक स्कूल में हुई। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात बंदूकधारी शख्स स्कूल में घुसा, अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। बंदूकधारी ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने के बाद बंदूकधारी ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। हमलावर की लाश को बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वहां की सेना का, इसमें 2 पायलट समेत पाकिस्तानी सेना के 6 अधिकारियों की मौत हो गई। इसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना ने दी है। जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान के खोस्त शहर में सेना का हेलीकॉप्टर रात को फ्लाइंग मिशन पर जा रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, 2 कमांडर, 2 मेजर सवार थे। अगस्त में भी यही हुआ था। उस दौरान भी 6 अफसरों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताएं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक डेलीगेशन लंदन में है। इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब भी शामिल हैं। बीते दिनों वो एक कॉफ़ी शॉप में गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम कॉफ़ी खरीद रही हैं और लोग उन्हें घेर लेते हैं। इस बीच कुछ लोग चोरनी चोरनी भी चिल्लाने लगते हैं। मरियम औरंगजेब ने इस विरोध प्रदर्शन के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हाथ बताया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार यानी स्टेट फ्यूनरल कल यानी 27 सितंबर को टोक्यो में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जापान टाइम्स के मुताबिक अंतिम विदाई का कार्यक्रम टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आबे की 8 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को हुआ था। लिहाजा यह अंतिम संस्कार प्रतीकात्मक ही होगा। निजी समारोह में राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सके थे। सरकार फिलहाल मौजूदा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। सरकार अभी मौजूदा पॉलिसी को ही एक्सटेंड कर रही है। माना यह जा रहा है कि जो नई एफटीपी आने वाली थी उसे अब अगले 6 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आखिर नई पॉलिसी फिलहाल क्यों नहीं लाई जा रही है, क्यों सरकार ने इसे पोस्टपोन किया,
बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्या वजह रही एफटीपी को पीछे करने की? ये जो नई विदेश व्यापार नीति, इसकी घोषणा गुरुवार को शाम 5:30 बजे होनी थी और सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि ये जो नीति है, इसको हम पुरानी नीति को ही, मौजूदा नीति को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह रुपये लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और जिस तरह से कंफ्यूजन बनी हुई है, अभी भी जो यूक्रेन और रूस का क्राइसिस है वो बना हुआ है, इसके अलावा चाइना की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की जो तमाम बॉडीज हैं, एसोसिएशन है, इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरीके की नई और लंबी अवधि की व्यापार नीति में जाने से हो सकता है इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो। लिहाजा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो मौजूदा पॉलिसी है, यानी कि 2015-2020 की जो पॉलिसी है, जिसको कि ऑलरेडी कोरोना की वजह से सरकार ने 2 साल एक्सटेंड किया था और वो एक्सटेंशन 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रहा था, सरकार ने उसी पॉलिसी के साथ अगले 6 महीने यानी कि 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सरकार का ये साफ कहना है कि इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि नई विदेश व्यापार जो नीति होगी, उसको नए फाइनेंशियल ईयर से अगर लागू करते हैं तो किसी भी तरह की कंडीशन या फिर जो कंफ्यूजन है उसको उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ अगले 6 महीने में जिस तरह से सिचुएशन है, तमाम जो ग्लोबल रडार पे या फिर ग्लोबल राजनीति को देखते हुए, उससे भी एक आइडिया लेकर नई पॉलिसी में थोड़े मोड़े जो बदलाव जरूरी लगेंगे वो भी किए जा सकते हैं। लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि जो पुरानी जो नीति है उसी के साथ वो कंटिन्यू करेगी और 1 अप्रैल से नई व्यापार नीति लागू होगी। जी, हाइलाइट्स क्या थे नई व्यापार नीति के? रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स वगैरह को लेकर काफ़ी इसमें नॉर्म्स को आसान बनाने की बात थी, तो क्या था इसमें नई नीति में जो अब 6 महीने बाद होगा? देखिए दीपक, जो नई आमतौर पर जो नई नीति होती है जो वित्तीय वर्ष होता है उसके शुरुआत से ही लागू मानी जाती है और ये जो 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे, तो कंफ्यूजन ये उद्योग जगत का था कि अगर हम अगले 6 महीने में क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर उस नियम को पढ़ते हुए अगर हम चेंजेस करते हैं तो शायद जो मौजूदा हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। वजह यही थी कि इसको एक्सटेंड किया गया है। दूसरा, हाइलाइट्स की अगर बात करते हैं तो इस नई विदेश व्यापार नीति में तमाम जो एफटीपी और एफटीए हमने जो किए हैं तमाम देशों के साथ जो बातचीत चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए कई सारे बड़े बदलाव किए गए थे, जिससे कि जो कई ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं या फिर जो भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं, उनको कई तरह की सहूलतें दी जा रही थी। उसको ध्यान में जो वो है इस नई पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था और सरकार ये चाहती है कि नई जो ये सारी जो सहूलतें हैं वो नए वित्तीय वर्ष के साथ ही शुरू हो और ये उद्योग जगत का भी कहना था, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया। बिल्कुल, यानी कि जो उद्योग संगठन हैं उनकी चिंताओं का पूरा संज्ञान सरकार ने लिया है और फिलहाल इसे टालने का निर्णय लिया गया है। और जैसा कि अमरीश बता रहे हैं, अब 6 महीने बाद जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी उसमें मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और उसके बाद के जो उपजे हुए वातावरण में क्या क्या करना है, कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो उस हिसाब से कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी किए जा सकते हैं। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए मंजूरी दे दी है। बीएसई अब जल्द ही इसका कामकाज भी शुरू करने के लिए प्रक्रिया चालू करेगी। सेबी ने इसी साल फरवरी में बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दी थी। बीएसई पहला एक्सचेंज है जिसमें गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिली है। अब ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज क्या है, इसके जो मंजूरी मिली है उसके क्या मायने हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मार्केट रेगुलेटर सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। हमें सूत्रों से पता चला है कि जल्दी ही एक्सचेंज इसको लेकर मेंबर बनाने की एक मुहिम शुरू करेगा और जिसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए के नेटवर्थ की शर्त रखी जा सकती है और जब मेंबर बन जाएंगे उसके बाद एक्सचेंज को शुरू किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर कोई समस्या नहीं है क्योंकि बीएसई के पास पहले से इस तरह की टेक्नोलॉजी तैयार है और आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर भी बीएसई की इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल पहले हो चुका है। तो कुल मिलाकर एक्सचेंज के लिए टेक्नोलॉजी कोई समस्या नहीं होगी। अब जो पूरी प्रक्रिया होगी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के काम करने की वो कुछ इस तरह से होगी
कि ग्राहक जो है वो अपना सोना लेकर के वॉल्ट में जाएगा, वॉल्ट जो है सोने की जांच करेगा और सोने की जांच करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जारी करेगा और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को डिपॉजिटरी वेरीफाई करेगा। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को डीमैट में कर देगा और उसके बाद ISN जारी करेगा, यानी एक जो सिक्योरिटी का कोड है वो जारी होगा। सिक्योरिटी का कोड जारी होने के बाद डिपॉजिटरी की तरफ से ये लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा और फिर एक्सचेंज में जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जिसको EGR कहेंगे उसकी लिस्टिंग हो जाएगी और इसके बाद जो ट्रेडिंग आमतौर पर जिस तरह से शेयरों में होती है वो होने लगेगी। अगर किसी को वापस फिजिकल सोना चाहिए तो ये करना पड़ेगा कि EGR को फिर से वॉल्ट में लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर EGR को कैंसिल किया जाएगा और फिर फिजिकल गोल्ड जो है वो दे दिया जाएगा और EGR जो वहां से कैंसिल होगा उसकी जानकारी डिपॉजिटरीज को, क्लियरिंग को, सबको जाएगी और इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। अब गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के शुरू होने का फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि देश में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में जो सोने का भाव है वो अलग अलग होता है। तो एक बार जब ये नेशनल लेवल पे बेंचमार्क बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो ये उम्मीद की जा रही है कि देश भर में जो सोने के दाम हैं हाजिर बाज़ार में वो समान हो जाएंगे और ये एक तरह से ग्राहकों के लिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा। मून लाइटिंग, IT सेक्टर इससे खासा परेशान दिख रहा है। एक तो टैलेंट क्रंच, ऊपर से ये नई आफत। बहुत से कर्मचारी एक साथ दो जगह काम कर रहे हैं। मून लाइटिंग को लेकर IT सेक्टर ही नहीं, हर सेक्टर में चर्चा हो रही है। ये कॉन्सेप्ट वैसे नया नहीं है, ये नाम जरूर आपको लग रहा होगा नया और ग्लैमरस है, लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना है। आसान भाषा में इसे आप साइड जॉब भी कह सकते हैं। लेकिन आजकल इस पर क्या हो रहा है और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक तरह से जब से इसे सपोर्ट किया है उसके बाद से क्या चर्चा हो रही है, इस पर देखिए रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बाद अब बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में एक साथ दो नौकरियां यानी मून लाइटिंग का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मून लाइटिंग को लेकर IT सेक्टर में दो तरह की राय दिख रही है। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं तो कुछ इसे समय की मांग मानते हैं। IBM ने मून लाइटिंग को अनैतिक कहा है। इन्फोसिस ने कहा है कि अगर किसी को ऐसा करते पाया गया तो नौकरी से निकाला जा सकता है। विप्रो ने तो मून लाइटिंग के आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया है। एक तरफ जहां कई IT कंपनियां मून लाइटिंग कल्चर का विरोध कर रही हैं, वहीं टेक महिंद्रा सहित कई दिग्गज कंपनियों ने इसका स्वागत किया है। कुछ कंपनियों का मानना है कि अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एम्प्लॉय क्या करता है ये तय करने का हक उसका होना चाहिए। वो अपने खाली समय में जो चाहे कर सकता है। हाल ही में स्विगी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मून लाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसके बाद ये मुद्दा गहराता जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि मून लाइटिंग है क्या। दरअसल इस कल्चर का नाम भले ही नया है, लेकिन एक साथ दो नौकरियां करना नया नहीं है। डॉक्टर, CA, टीचर्स, जर्नलिस्ट सभी मून लाइटिंग करते हैं। टेलर, ड्राइवर जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स में भी लोग दो जगह काम करते हैं। आसान भाषा में आप इसे साइड जॉब भी कह सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां इसे अनैतिक मानती हैं, बावजूद इसके लोग मून लाइटिंग करते हैं। रिमोट जॉब में मून लाइटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। साइड जॉब को मून लाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काम ज्यादातर रात में या वीकेंड पर किए जाते हैं। मून लाइटिंग का एक बड़ा कारण जॉब सिक्योरिटी भी है। कई लोग आज दूसरी नौकरियों को बैकअप के रूप में देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की जरूरतों से तालमेल बिठाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम बेहद जरूरी है। ये पैसिव इनकम को प्रोत्साहित करता है। भारत में अधिकांश ट्रेडिशनल कंपनियों में ये नियम है कि कर्मचारी किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है। वहीं भारत में अभी मून लाइटिंग को लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन स्विगी में इसकी मंजूरी और टेक महिंद्रा के स्टेटमेंट ने अब भारत में ये चर्चा छेड़ दी कि क्या मून लाइटिंग लीगल है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मारुति सुजुकी ने आज अपनी ग्रैंड विटारा SUV को लॉन्च कर दिया। मारुति ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत 10,45,000 है और ये 19,65,000 तक की रेंज में उपलब्ध है। माइलेज और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन वाली ग्रैंड विटारा SUV के सिग्मा, डेल्टा, जेटा प्लस, अल्फा और अल्फा प्लस जैसे ट्रिम लेवल में कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है। और कैसी है मारुति की ग्रैंड विटारा, बता रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल।
वेल न्यू ग्रैंड विटारा में 2 इंजन ऑप्शंस हैं, बोथ ऑफ कोर्स आर पेट्रोल मोटर्स, और जो एंट्री लेवल है दिस इज द नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि आपको ऑलमोस्ट 101 हॉर्स पावर देता है विद टॉर्क ऑफ 137 न्यूटन मीटर। और जो दूसरा ऑप्शन है वो बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स आउटपुट है बिकॉज यू गेट अ मोटर विद इट विच बेसिकली इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कार। और उसके स्पेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट इसको कहा जाता है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि आपको 115 हॉर्स पावर देता है बिकॉज देयर इज एन इंजन विद अ मोटर जिसकी वजह से आपको टोटल आउटपुट 115 का मिलता है विच इज़ प्रीटी नाइस टू ड्राइव एंड इट्स क्वाइट स्पिरिटेड ड्राइविंग एज वेल। अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यू नो मारुति ऑलवेज sticks to its promise to deliver best-in-class fuel efficiency. In fact, इस गाड़ी में claimed fuel efficiency कंपनी की तरफ से करीब 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर है। well, हम इस गाड़ी को यहाँ उदयपुर में चला रहे हैं एंड यू नो ऑन द हाईवे, ऑन द स्मॉल लिटिल लेन्स, वाइंडिंग रोड्स, इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। अच्छी इसकी ओवरऑल ग्रिप है and the ride and handling is also pretty nice. Engine, I must mention, is very smooth and nice to drive. So really it's fun to drive this car. शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होगी। मंदिर सज गए हैं। गरबा, डांडिया और रामलीला के लिए भव्य मंच भी देश भर में तैयार है। देवघर में आज से नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी धाम में भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को मां वैष्णो देवी के दर्शन में दिक्कत न आए। हमने नॉर्मल रूटीन से ज्यादा नफरी डिप्लॉय की है ताकि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो स्मूथली यात्रा चले। देवघर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। देवघर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। हर साल इन दिनों यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। झांसी के फूटा चोपड़ा की कालीबाड़ी में अब्दुल खलील मां की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। झांसी के अब्दुल खलील धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए देवी देवताओं की मूर्ति बना रहे हैं। इस साल शुक्ल और ब्रह्म योग के अद्भुत संयोग के साथ नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इन दिनों मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग की रामलीला का मंचन भी आज से है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते इसका आयोजन टल गया था। गुजरात के वडोदरा में गरबा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जबकि सूरत भी 2 साल बाद नवरात्रि और डांडिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ खास अंदाज में गरबा की तैयारी हो रही है। मुंबई में कुछ ही घंटों में नवरात्रि की धूम देखने को मिलेगी। कोविड काल के बाद एक बार फिर नवरात्रि के पावन मौके पर उत्सव और त्योहारों का मौसम लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 300 अंक से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। आज कमजोर शुरुआत हुई और निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट जो शुरुआत में हुई। दिन में 2 बार निफ्टी 17,000 के नीचे भी फिसला। आज की गिरावट चौतरफा थी। मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश के शेयरों में भी खूब मुनाफा वसूली हुई। दरअसल FIIs की बिकवाली से बाजार पर पहले से दबाव था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट और सुबह डाउ फ्यूचर्स की सुस्ती ने सेंटिमेंट बिगाड़ दिया और रही सही कसर डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने और रुपए की कमजोरी ने पूरी कर ली। बाजार औंधे मुंह गिरकर बंद हुआ। पिछले 4 दिन की गिरावट में निवेशकों के 13,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप स्वाहा हो गई है। और पूरा एक्शन मार्केट का बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दिन के दौरान निफ्टी को अगर आप देखें तो 17,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। क्लोजिंग के समय निफ्टी बैंक में 2.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट रही स्मॉल कैप और मिड कैप में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 से लेकर 3.5% का कट देखने को मिला। आइए सबसे पहले निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को यहाँ पर देखिए 6% का कट यहाँ पर नजर आया। आइशर मोटर्स 5% का दबाव। आईटीसी जिसमें पिछले पूरे हफ्ते काफी बढ़िया तेजी रही, आज यहाँ पर भी 4% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ओएनजीसी में भी करीब 4% का कट देखने को मिला। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए, हालांकि ये लिस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देखिए एशियन पेंट्स मामूली 1% के गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है। आईटी स्टॉक्स में सेकंड हाफ के दौरान अगर आप देखें तो टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ लोज यहाँ पर यानी निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट मामूली हरी निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में देखा जाए तो आरबीएल बैंक को आप देखिए 9% का बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया सीमेंट्स पिछला पूरा हफ्ता काफी बढ़िया रहा था सीमेंट स्टॉक्स के लिए, आज यहाँ पर 8% की गिरावट देखने को मिली। जिंदल स्टील एंड पावर और मारुति यहाँ पर भी देखे तो बड़ा कट देखने को मिला। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की बात की जाए तो देखिए टाटा मोटर्स 6% का कट यहाँ पर रहा। टाटा केमिकल्स में 6.5% की गिरावट देखने को मिली। टाटा मेटालिक्स, टिनप्लेट, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो औसतन 5 से लेकर 6% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 500 की बात की जाए तो थर्मैक्स में देखिए 8% की गिरावट। कैनफिनोम्स 8% का करेक्शन। स्टरलाइट टेक में भी करीब करीब 8% की गिरावट देखने को मिली। और बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो इमामी में देखिए 5 से लेकर 5.5% तक के गेंस देखने को मिले। सियाट, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और मेट्रोपोलिस से कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। और फटाफट से यूएस मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह के कारोबार के तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए आप अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स जो है गिरावट के साथ हल्की फुल्की 29,567 के लेवल पर कारोबार वहाँ पर दिख रहा है। और नैस्डैक में आप देखिए तो लगभग 80 अंकों की गिरावट, माफ़ कीजिएगा 80 अंकों की तेज़ी के साथ 10,948 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार कर रहा है। और 3700 के स्तर पर S&P फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब कल की स्ट्रैटेजी क्या हो, कल किस तरह का बाजार भारतीय बाजारों में दिखेगा, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बताएं कल के लिए कोई रणनीति बनाएं और मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, देखिए रणनीति तो ये है कि आपको डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना पड़ेगा। आज भी थोड़ा फार्मा ऐसा लग रहा था कि मजबूती दिखा रहा था, फिर जो एग्रेसिव जो सेक्टर्स थे जैसे कि सीमेंट था वो आज अंडर परफॉर्म कर रहा था। रिलायंस टेक्निकली काफी वीक हो गया। बैंक्स जो कि पहले अगुवाई किए हुए थे, बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा था, वहां पे गिरावट थी। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अच्छी खासी गिरावट थी। सो ओवरऑल अच्छी खासी ये भी मान लीजिए कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब ये एग्जिट हुई है, पोजीशंस काफी अब हल्की हो रही है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए अभी भी। और आज एक और चीज हुई है, 50 डेमा के नीचे बंद हुआ निफ्टी फ्राइडे को। आज नजरें ये बनी हुई थी मार्केट में कि 50 डेमा के ऊपर जाएगा या नीचे ही बंद होगा, तो आज नीचे उसके नीचे तो बंद हुआ ही, और इतना बड़ा क्रैक था कि वो 100 डेमा के नीचे भी आ गया। तो अब ओवरऑल 16,800 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज 17,000 के नीचे तो माहौल बन ही गया था, चला ही गया था, फिर रिकवर होकर थोड़ा 17,000 के ऊपर बंद हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव्स के साथ जाए, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स अभी थोड़ा ठीक लग रहे हैं और ओवरऑल कॉशियस रहने का टाइम है। और मुझे लगता है कि ये 8-10 दिन मुझे लगता है यहीं पे वॉलेटिलिटी के साथ निकालने का माहौल दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है और आज रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 81 रुपए 62 पैसे के पार पहुंच गया। रुपए में इस कमजोरी के पीछे क्या है, कारण बता रहे हैं जी बिजनेस के कॉमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। देखिए बिल्कुल जबरदस्त गिरावट है, ऐतिहासिक गिरावट है और अब $1 के लिए आपको 81 रुपए 60 पैसे से ज्यादा के भाव चुकाने होंगे, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। इसी साल डॉलर के मुकाबले रुपया 8.5% से ज्यादा टूट चुका है। लगातार 90 महीने, जी हाँ लगातार 90 महीने डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आई है।
बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। इसके पीछे की कुछ महत्वपूर्ण वजह हैं जिससे रुपया लगातार गिर रहा है। पहली बड़ी वजह यह है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और डॉलर का इंडेक्स 114 के ऊपर निकल गया है, इनफैक्ट 114.50 के ऊपर निकल गया है और ये 20 साल की नई ऊंचाई है डॉलर इंडेक्स की। इसी साल डॉलर का इंडेक्स 20% मजबूत हुआ है जिसने रुपए के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली एक बार फिर से मार्केट में आई है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने रुपये के ऊपर देखा है। और फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहा है, लगातार 7वें हफ्ते जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटा है और आरबीआई की डॉलर बिक्री से फॉरेक्स रिजर्व 2 साल के लो पर चला गया है। तो ये तमाम वजह हैं जिसने रुपए के सेंटीमेंट को बहुत कमज़ोर किया है। आज हमने फॉरेक्स एक्सपर्ट से बात की है और उनका कहना है कि अभी रुपया कितना गिरेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना मुश्किल नहीं है कि रुपए का सेंटीमेंट अभी डाउन है, क्योंकि जो ग्लोबल हालात हैं, जिस तरह से अमेरिका में बार बार दरें बढ़ने की बात हो रही हैं, दरें और बढ़ेंगी, लिहाजा ग्लोबल हालात अभी ऐसे हैं कि रुपए की कमजोरी बनी रहेगी और रुपया 82 चला जाए, 82.50 के ऊपर चला जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। रजनीत सिंह कोहली ब्रिटानिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं, तो वरुण बेरी को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया है। रजनीत सिंह कोहली का कंपनी में कार्यकाल करीब 5 साल का होगा। इससे पहले वो जुबिलेंट फूड वर्क से जुड़े थे, वहां वो प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर के पद पर थे। कोहली को 25 साल का लंबा अनुभव है। उनके नेतृत्व में जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की। ब्रिटानिया ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में कंपनी को रजनीत के अनुभव का फायदा जरूर मिलेगा। विंड एनर्जी कंपनी सुजलॉन बॉन्ड के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। कंपनी 240 करोड़ के शेयरों का राइट्स इशू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी। सुजलॉन की सिक्योरिटी इशू कमेटी ने रविवार को एक बैठक की और राइट्स इशू को मंजूरी दी। राइट्स इशू के शेयरों का इशू प्राइस 5 रुपए प्रति शेयर रहेगा। सुजलॉन देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है। यह एयर टर्बाइन बनाने के साथ ही उन्हें ऑपरेट भी करती है। कर्ज के चलते कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। राइट्स इशू से मिले पैसे से कंपनी कर्ज को कुछ कम करेगी। कुछ एंटरटेनमेंट जगत की खबरें ले लेते हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। साल 2020 में क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म एक्सट्रैक्शन ने धमाल मचा दिया था। अब इस फिल्म का पार्ट 2 यानी कि एक्सट्रैक्शन 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है। इसका फर्स्ट लुक वीडियो भी सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। एक्सट्रैक्शन 2 में एक्शन और रोमांच 2 गुना धमाकेदार होने वाला है। हालांकि एक्सट्रैक्शन 2 की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। इस शुक्रवार को ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा और ऐश्वर्या राय की पोन्नियन सेल्वन 1 रिलीज होने की तैयारी में है। 30 सितंबर को रिलीज हो रही दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि एडवांस बुकिंग की बात करें तो ऐश्वर्या की फिल्म आगे निकल चुकी है। इस फिल्म के 1,75,000 से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं, जबकि विक्रम वेधा के सोमवार सुबह तक करीब 17,000 टिकट ही बिके। हालांकि विक्रम वेधा और पोन्नियन सेल्वन 1 के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी फिल्म आगे निकलेगी। ऋचा चड्ढा और अली फजल अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ये एक बिग फैट बॉलीवुड वेडिंग होने वाली है, जिसका फंक्शन 29 सितंबर से शुरू होने वाला है। खबरों के मुताबिक ऋचा और अली ने अपनी शादी में हॉलीवुड स्टार जेराल्ड बटलर और जूडी डेंच को भी इनवाइट किया हुआ है। अली ने हॉलीवुड फिल्म कंधार में बटलर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। वहीं फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में डेंच के साथ वो काम कर चुके हैं। अली ने अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोडक्शन के लोगों को भी शादी में इनवाइट किया है। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने ट्विटर पर अपने फैंस को एक इवेंट को लेकर वार्निंग दी है, जहां प्रमोशन के लिए गलत तरीके से उनका नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये इवेंट थाईलैंड में होना है। सनी ने कहा कि इस इवेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे फेक बताया और लोगों से कहा कि इसके चक्कर में ना फंसे। सनी ने अपने ट्वीट में लिखा, नोटिस, मैं किसी भी तरह के इस अवार्ड शो से जुड़ी नहीं हूं और ना ही इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स को मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए कोई अधिकार है। कृपया ध्यान दें, आप ऐसे घोटालों में ना फंस जाएं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही।
जी इंडिया 360। याद रखिए और अपनी राय, अपने सुझाव हम तक जरूर भेजिए। नमस्कार।